1 ग्राम मास का अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज कराना है 1 डिग्री, तो उसके लिए हम हम्म। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज करेंगे। और पूरे मटेरियल की जब हम बात करेंगे सर, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी होता है, कोई एक मटेरियल आपने लिया, मान लीजिए पानी, और आपके पास वाटर स्टोरेज है 1000 लीटर, बहुत बड़ा टैंक लिया, राइट। तो 1000 लीटर वाटर टैंक को हीट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम सर्टेन वैल्यू टू सम अदर स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए 10 डिग्री से 50 डिग्री तक ले जाना है, तो 1000 लीटर के लिए कितनी हीट चाहिए, मान लीजिए वो हुई उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की हीट कैपेसिटी। और यदि आप मतलब 2000 लीटर का टैंक ले लेते हैं तो हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। सो हीट कैपेसिटी इज रिलेटेड टू हाउ मच सब्सटेंस वी हैव। ऑफ कोर्स इट हैज समथिंग टू डू विद व्हाट सब्सटेंस इट इज, मतलब पानी के लिए कुछ होगी, कोई और मटेरियल लेंगे उसकी कुछ अलग होगी, बट वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, वेयर एज स्पेसिफिक हीट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट, मतलब 1 मोल सब्सटेंस अगर आप लेते हो तो उसको हीट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए वो फिक्स वैल्यू होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, जैसे वाटर के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, यू कैन गो एंड चेक द वैल्यूज। सो दैट इज फाइन। सिमिलरली वाटर के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट, जैसे संदीप ने बोला कि वो 1 ग्राम मास लेते हैं, तो वो क्या होगी आपकी स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं संदीप, अगर आप पर यूनिट मास के लिए ले रहे हो, डज इट हैव स्पेसिफिक नेम? कुछ तो है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एनीवन? स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, कुछ ऐसा, जो भी आप, यू कैन सर्च फॉर इट, दैट्स ओके। लेट्स मूव। तो स्पेसिफिक हीट मतलब वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। एनीवे, हीट कैपेसिटी, तो कहीं आपको हीट कैपेसिटी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं स्पेसिफिक हीट। टेक्निकली दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है। एक मान लीजिए हीट, आपको स्पेसिफिक हीट पता है किसी मटेरियल की, स्पेसिफिक हीट जब आपको पता है तो हीट कैपेसिटी अगर निकालनी है तो आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पता हो, देन फ्रॉम स्पेसिफिक हीट यू कैन फाइंड आउट हाउ मच इज द हीट कैपेसिटी। मान लीजिए 1 मोल वाटर के लिए आपको पता है कि इतनी हीट चाहिए उसको 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो अगर आपका 1000 लीटर है तो कैसे आप करोगे? सो एक स्मॉल कैलकुलेशन करके आप बता सकते हो कि कितना हीट कैपेसिटी उसका होगा। तो हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं चाहे स्पेसिफिक हीट, दैट्स ओके। क्वालिटेटिवली मतलब अगर आप जो टेम्परेचर डिपेंडेंस देखोगे तो दोनों का सेम ही रहेगा, एक न्यूमेरिकल फैक्टर का डिफरेंस होगा दोनों में, विच डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इज द सब्सटेंस। एनी हाउ, मेन चीज है कि भाई स्पेसिफिक हीट जो है या हीट कैपेसिटी जो है वो फिक्स नहीं होगी, इट विल बी वेरिंग विद टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कम होगी थोड़ी, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्पेसिफिक हीट भी चेंज होती जाएगी। वही बात हीट कैपेसिटी की हुई। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब अगर आप, अब ये सम दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको कंसेप्चुअली विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो कोई एक मटेरियल है, मान लीजिए वाटर ही ले लेते हैं, या सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम मेनली यहाँ पे, सॉलिड्स लिक्विड्स की नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक एल्यूमिनियम का पीस लिया, 1 मोल एल्यूमिनियम लिया, उसकी जो भी डायमेंशन होंगी अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट, एंड देन यू कूल्ड इट डाउन टू, मान लीजिए से 10 केल्विन। ठीक है, सो 10 केल्विन से 11 केल्विन तक जब आप उसको दोबारा हीट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए, सो 10 केल्विन से 11 केल्विन तक हीट करने के लिए उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से चेंज कर रहे हैं हम। तो उस वैल्यू पे उसको 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो डिफरेंट होगी देन इफ यू टेक दैट सेम पीस ऑफ एल्यूमिनियम, एग्जैक्टली सेम पीस ऑफ एल्यूमिनियम, टू से 250 केल्विन। 250 केल्विन से 251 केल्विन जाने के लिए सेम पीस है देखिए, पर उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी।
दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, राइट? कि अच्छा लो टेम्परेचर पे वो थोड़ा जल्दी गर्म होगा, क्योंकि क्या होगा उसमें कम हीट चाहिए है तो जल्दी करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे ये लो होगी, यू कैन सी फ्रॉम हियर इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लें, चाहे आप फोनोनिक कंपोनेंट लें, और हाई टेम्परेचर पे वो हाई होगी। मींस हायर इज द स्पेसिफिक हीट, मींस मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू change the temperature of the substance by 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब सेम मटेरियल लो टेम्परेचर पे सेम अमाउंट ऑफ हीट देने से ज्यादा गर्म होगा, मतलब ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और हाई टेम्परेचर पे अगर देखेंगे तब आप सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर उतना नहीं, थोड़ा कम बढ़ेगा। मैथमेटिकली देखने के लिए ये ठीक लग रहा है, चलिए, बट इसको कॉन्सेप्चुअली आप कैसे डाइजेस्ट करेंगे? मतलब सेम मटेरियल है, इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर हम इसको वाटर और उसकी एनालॉजी लगा के देखें तो हीट कैपेसिटी से हम क्या बोलेंगे भाई? हीट कैपेसिटी कुछ इस तरह से समझ सकते हैं हम, एक बर्तन है, कोई एक ग्लास है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो हम वॉल्यूम है, मान लीजिए लीटर्स में बोल सकते हैं। मान लीजिए इसमें 5 लीटर का पानी आ जाएगा, वो डब्बा है, व्हाटएवर 5 लीटर है ना, तो ये कैपेसिटी उसकी उतनी ही रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द टेम्परेचर और व्हाटएवर। तो इसमें पानी स्टोर करने की कैपेसिटी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, राइट? और बट इंटरेस्टिंगली कोई अगर एक मटेरियल लेते हैं तो इसमें भी जब आप हीट दे रहे हो, नाउ सपोज वी आर गिविंग हीट, तो ये भी एक स्टोरेज मैकेनिज्म है ना हीट के लिए। तो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये अगर लो टेम्परेचर पे है तो इसकी हीट स्टोर करने की कैपेसिटी अलग है, और हाई टेम्परेचर पे है तो इसकी हीट स्टोर करने की कैपेसिटी अलग है। ये देखो, यहां से हम देख के बोल सकते हैं कंसेप्चुअली हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सेम ही मटेरियल है, सेम ही एटम से बना है ना, कुछ भी तो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो व्हाई डू यू थिंक दिस हीट कैपेसिटी इज चेंजिंग? कंसेप्चुअली अगर हम इसको किसी कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है, सो व्हाट विल बी योर आंसर? यस, एनीवन? बताओ। यस, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कोई भी गेस जो भी आपको लगता है, ट्राई टू थिंक, अपने आप से पूछने की कोशिश करो और फिर आंसर करने की कोशिश करो। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है? Am I audible there? आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। संदीप तो सुन पा रहा है, बाकी लोग सुन पा रहे हैं? क्लास पे होते भी हैं कि भाग जाते हैं इधर उधर? अंकुश, अंकुश चौहान, कैन यू हियर मी? यस सर। दीपाली गिल, दीपाली, Yes, sir. धर्मेंद्र, यस सर। राहुल, राहुल तो हो गए शायद, है? राहुल प्रेजेंट है? यस सर। हिमांशु, Yes, sir. है? अच्छा, अंशुल, अंशुल नहीं, हिमांशु बोला मैंने, चलो दोनों का ही हो गया, ठीक है। चेतना, Yes, sir. अमित, यस सर। अंकित, यस सर। है प्रेजेंट? तुम लोग फिर क्वेश्चन पूछने पे क्यों जवाब नहीं देते हो? कल्पना, Yes, sir. अच्छा, कोमल, Yes, sir. मनीषा, Yes, मनीषा भारती, हाँ, मनीषा कौंडू, Yes, sir. प्रियंका, Yes, sir. रिताक्षी, Yes, sir. रितिका, Yes, sir. साहिल, यस सर। साक्षी, Yes, sir. स्मृति, Yes, sir. शिवांगी, Yes, sir. श्रेया, Yes, sir.
सुदेश, Yes, sir. तनु, Yes, sir. उमेश, Yes, sir. विशाली, विवेक, Yes, विशाली sir. विवेक Yes. प्रेजेंट है? Yes, sir. और भी जवाब भी दो ना क्वेश्चन का, व्हाट आई एम आस्किंग, मतलब आपको क्या लगता Sir, है हीट कैपेसिटी? हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे टेम्परेचर अगर हमारा लो है तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी कम है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रेंज तक इंक्रीज कर सकती है कि इतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी तो उससे ज्यादा नहीं होगी, तो वहां पे तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आएगा, वो सिर्फ जो हमारे पास एटॉमिक वाइब्रेशन उनकी वजह से आएगा। आप ये कह रहे हो कि लो पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और हाई पे फोनोनिक, ये बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, दोनों ही ज्यादा होंगे लो पे, तो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज हमारा एटॉमिक वाइब्रेशन। नहीं, लो पे तो कंट्रीब्यूशन कम होंगे ना, देखो क्योंकि टी एंड टी क्यूब है तो लो पे तो ये कम होंगे। लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ेगा सर, इलेक्ट्रॉनिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और यहाँ पे फोनोनिक में अगर हम बात करें तो टी क्यूब है। मैथमेटिकली तो ठीक है, मतलब मैथमेटिकली तो क्लियर है, ये दिख रहा है। हाँ जी। फिजिकली ऐसा क्या हो रहा होगा? क्यों? यस सर। फिजिकली ऐसा क्या है? एनीवन एल्स हु वुड वांट टू पुट अ गेस, मतलब आप किसी को औरों को क्या लगता है? हाँ देखो, व्हाट इज इट हैज टू डू समथिंग विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना? तो लो टेम्परेचर पे वी विल हैव फ्यूअर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और कम ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्साइट होंगी। इसको आप एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से अगर रिलेट करना चाहते हो, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा फेर्मी डिराक, और फोनॉन्स के लिए होगा बोस-आइंस्टीन, इजंट इट, बिकॉज देयर आर बोसोन्स। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं, आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लो टेम्परेचर पे क्या होंगे? लो टेम्परेचर पे क्या होगा? लो एनर्जी स्टेट्स ही हैं जो अवेलेबल होंगी, हाई एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल नहीं होंगी एक्साइटेशन के लिए, राइट? लो टेम्परेचर पे। तो उससे क्या होगा कि भाई जैसे आप हीट सप्लाई करेंगे, क्वांटम मैकेनिकली अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी उनमें ही एनर्जी स्टोर कर सकता है हमारा मटेरियल। और उनमें एनर्जी स्टोर कैसे कर सकते हैं? है तो एटॉमिक वाइब्रेशंस ही, ठीक है, एटॉमिक वाइब्रेशंस ही हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। चलो एक लेमन पर बहुत ही सिंप्लीफाइड सा ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरह से होते हैं ना, इक्वली स्पेस्ड, कुछ h क्रॉस ओमेगा नॉट पढ़ा है ना आपने, प्रोपोर्शनल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट। तो लो टेम्परेचर पे सिर्फ मान लीजिए मेरे पास यही स्टेट है, ठीक है? तो जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो यही वाइब्रेशन होगी, यही वाइब्रेशन होगी, मतलब इसमें आप देखोगे तो इतना ही एम्पलीट्यूड हो सकता है उसका एटॉमिक वाइब्रेशंस का। और एनर्जी जैसे हम देंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ काइनेटिक एनर्जी प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? दो चीजें होंगी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी उसमें। तो छोटी ही एनर्जी में कम एनर्जी ही सप्लाई करने पे काइनेटिक एनर्जी इसकी काफी बढ़ जाएगी, isn't it? बिकॉज और हाई तो वो जा नहीं सकता, तो और ज्यादा दूरी तक तो वो एटम्स जो हैं वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो कम ही रीजन में करेंगे, उनको गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दिया तो यहाँ पे वो मूव कर सकते हैं छोटे रीजन में। छोटे रीजन में मूव करेंगे तो इनकी वेलोसिटी जो है वो जल्दी बढ़ जाएगी, मतलब कम एनर्जी देने से भी। एंड टेम्परेचर की अगर हम माइक्रोस्कोपिक नोशन देखें तो किसके ऊपर प्रोपोर्शनेट होता है? वेलोसिटी पे, है ना? तो मतलब लो टेम्परेचर पे भी, लो टेम्परेचर पे कम एनर्जी देने पे भी एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज जल्दी बढ़ जाएंगी, मींस उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। बट हाई टेम्परेचर पे आपके पास हाई एनर्जी स्टेट्स भी होंगी कहीं पे, है ना? और हाई एनर्जी स्टेट्स होंगी तो उनको आप ज्यादा एनर्जी भी दोगे तो भी वेलोसिटीज एकदम से ओवरशूट नहीं करेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी, मतलब उस रेशो में नहीं बढ़ेगी जितना कि लो पे बढ़नी चाहिए थी। तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट होगी वो कम होती, मतलब एक विजुअलाइजेशन पिक्चर अगर आपने बनानी है दिमाग में कि फिजिकली क्या हो रहा है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। समझ आया आपको व्हाट आई एम सेइंग, या फिर इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है?
इज इट क्लियर या कोई क्वेरी है, कोई फर्दर क्वेश्चन है, इस पे डाउट है? अरे सर। कुछ तो होगा, या तो क्लियर होगा या डाउट होगा, कुछ तो बोलो। क्लियर है सर। ओके फाइन देन। तो ये तो हम उस दिन डिस्कस कर ही चुके थे कि किस तरह से हम ये निकाल सकते हैं हीट कैपेसिटी मेजरमेंट से। डिबाई टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं ये हम कर चुके हैं आई थिंक। इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट से जो इसका जो स्लोप हो, इंटरसेप्ट जो होगा, वहां से हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट के पैरामीटर गामा मिलते हैं। सोमरफील्ड कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम, ठीक है, गामा को। दिस वन इज कॉल्ड सोमरफील्ड कांस्टेंट, ठीक है। और स्लोप से, हाँ जी बोलिए। सर अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें हाई टेम्परेचर पे, तो वो उसमें क्या चेंज होगा फिर? ये तो हीट कैपेसिटी की हम बात करेंगे तो ठीक है कि हीट कैपेसिटी हमारी इंक्रीज कम होगी, लेकिन स्पेसिफिक हीट तो पूरे ओवरऑल मटेरियल के लिए फिर सेम ही रहनी चाहिए। भाई मटेरियल में जो वाइब्रेशन मैकेनिज्म्स हैं वो तो डिफरेंट होंगे ना। लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन मैकेनिज्म्स अलग होंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम है। हाई टेम्परेचर पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। अगर आप एनर्जी स्टेट्स की टर्म्स में देखते हैं, चलो इस तरह से हम, चाहे वो फोनोनिक एनर्जी स्टेट्स होंगी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स हैं, बहुत सारी होंगी आपके पास, ठीक है। जैसे क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी h क्रॉस ओमेगा नॉट, देन वो जो n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट होगी ना, हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट, देन 3/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। तो लो टेम्परेचर पे आपके पास सिर्फ लोअर एनर्जी स्टेट्स ही एक्सेसिबल हैं, लोअर ही। हाई पे जाओगे तो और भी एडिशनल स्टेट्स एक्सेसिबल होंगी, तो एनर्जी इन स्टेट्स में भी स्टोर होगी। मतलब बोलने का क्या है कि एडिशनल स्टेट्स होने की वजह से टेम्परेचर उसका एकदम से नहीं बढ़ेगा, ठीक है, एनर्जी देने के बावजूद, क्योंकि आपके पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, समझ आई। अगर डीजेनरेट स्टेट्स है बहुत सारी, कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए इसको ऐसे देखते हैं, एक मटेरियल है जिसमें बहुत सारी डीजेनरेट स्टेट्स हैं, है ना। डीजेनरेट स्टेट्स अगर बहुत सारी हैं तो पार्टिकल उन्हीं स्टेट्स में जाएंगे। एक पार्टिकल, जैसे जैसे आप एनर्जी देते जाएंगे, पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई दी स्टेट्स। अब वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो पार्टिकल फोनॉन भी तो हो सकते हैं, ठीक है। मींस जैसे मैं टेम्परेचर मतलब एनर्जी सप्लाई करता हूं तो क्या होगा, हीट मेरी, एनर्जी मेरी लीनियरली बढ़ेगी, क्योंकि ईच पार्टिकल आई एम इंट्रोड्यूसिंग इज अटेनिंग सेम एनर्जी। सपोज इसकी वैल्यू E1 है, तो एनर्जी देने के साथ साथ, एनर्जी सप्लाई करने के साथ साथ, मतलब मेरी जो एनर्जी, वो जो टेम्परेचर है वो लीनियरली बढ़ना चाहिए इसके हिसाब से, है ना। क्योंकि जैसे जैसे फोनॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोनॉन्स बढ़ेंगे, मतलब क्या है, अगर फोनॉन से इसको देखने की कोशिश करें, तो एनर्जी दे रहा हूं तो नंबर ऑफ फोनॉन्स बढ़ेंगे, फोनॉन बढ़ेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, लीनियरली बढ़ना चाहिए। बट अगर हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स नहीं है, एडिशनली और एनर्जी स्टेट्स हैं, तो नेक्स्ट स्टेट्स कहां से आएंगी, हायर एनर्जी की होंगी, तो वो नॉन लीनियरली बढ़ना चाहिए। कुछ इस तरह से भी इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर सकते हो। मतलब स्टोरेज मैकेनिज्म, हीट स्टोरेज के लिए लो टेम्परेचर पे आपके पास कम स्टेट्स अवेलेबल हैं, इसलिए वहां पे क्या होगा, इसको ऐसे देख सकते हो। चलो एक और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की टर्म्स में देखोगे तो लो टेम्परेचर पे यहीं पे ही कहीं कम उसमें देंगे, थोड़ी सी एनर्जी भी दूंगा मैं अगर एडिशनल, और एनर्जी अगर मैं देता हूं तो मेरी थोड़ी हायर एनर्जी स्टेट्स आने लगेंगी, ठीक है। तो मेरा टेम्परेचर सिस्टम का जल्दी बढ़ेगा। पर अगर मान लीजिए उसके बाद ऊपर पे जैसे आप हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं आपके पास एडिशनल, तो मैं हीट एनर्जी अगर देता हूं तो मेरे सिस्टम में ये एनर्जी स्टेट्स ही ऑक्यूपाई करेगा, सिस्टम इसके आसपास ही एनर्जी स्टेट्स ऑक्यूपाई करेगा। इट वोंट बी सो इससे क्या होगा, मतलब हमारे जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो एकदम से नहीं बढ़ेगा, वो स्लोली, अगर आप रिलेटिवली देखोगे तो यहाँ पे फास्ट बढ़ेगा, वहां पे स्लो बढ़ेगा। कुछ इस तरह से भी विजुअलाइज करने की कोशिश कर सकते हो इसको, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस आया ही कहां से था, जब हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस लगाए थे। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कहां से आया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आए, मतलब उससे क्या बोल रहे हैं हम कि भाई एनर्जी स्टेट्स की बात तो कर रहे हैं वहां पे, कि एनर्जी स्टेट्स किस टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी स्टेट्स ऑक्यूपाई होंगी, तो उस तरह से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं हम।
ये क्लासिकल तरीके से समझना मुश्किल है इसको, क्वांटम मैकेनिकल ओरिजिन है क्योंकि इसका ना, तो फिर भी एक क्वालिटेटिव सी पिक्चर अगर आपने बनानी है तो उससे आप बना सकते हो एटॉमिक वाइब्रेशन से। मतलब जो मैं आपको ये दिखाया कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एम्पलीट्यूड इतना है, ठीक है, सो एनर्जी हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट होगी, ठीक है, और हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट होगी, तो यहाँ से वेलोसिटी को आप रिलेट करने की कोशिश कर सकते हो कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो एनर्जी कितनी है, 3/2 से h क्रॉस ओमेगा नॉट, वहां से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। वेलोसिटी का और एनर्जी का तो रिलेशन होता है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो वहां से आप आइडियल गेस लगा सकते हो कि अच्छा टेम्परेचर का क्या लेना देना होगा और किस तरह से हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर? थोड़ा इस पे थोड़ा और थॉट एक्सपेरिमेंट डालो अपना, विजुअलाइजेशन करके देखने की कोशिश करो, और फिर कुछ अगर डाउट आते हैं देन यू कैन कम अप विद योर एडिशनल क्वेश्चन, फिर देखने की कोशिश कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, तो अगर मैं एक काम करें हम, यहां पे आप देखिए पहले, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है इसका एक्सप्रेशन ये है, राइट, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। यहां पे हमारे पास एक फैक्टर आता है डेंसिटी ऑफ स्टेट एट फेर्मी लेवल, DEF, और डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये वाला, करेक्ट। इसमें अगर मैं फेर्मी एनर्जी पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगी, मेरी डेंसिटी ऑफ स्टेट एट फेर्मी लेवल, करेक्ट, DEF हो जाएगा वो। एक चीज यहां पे देखने वाली है कि भाई दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट किस पे प्रोपोर्शनल होती है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, अब हम ये क्यों बात कर रहे हैं इसकी, तो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से हम किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फेर्मी एनर्जी के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस पर्टिकुलर मटेरियल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं निकाल सकता हूं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल ली तो फेर्मी एनर्जी भी निकाल ही सकता हूं, कुछ एक्सप्रेशन आएगा उसका, फेर्मी एनर्जी आ जाती है तो मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट एट फेर्मी लेवल निकाल सकता हूं। डेंसिटी ऑफ स्टेट एट फेर्मी लेवल अगर मुझे मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूं, वहां से गामा कैलकुलेट कर सकता हूं। उस गामा को हम बोलेंगे गामा एज पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये जो नीचे है गामा फ्री। दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैं एक्सपेरिमेंटली उस मटेरियल को लेता हूं, फिर ये तो थियोरेटिकली हमने कैलकुलेट किया गामा फ्री। अब हम बोलते हैं अच्छा एक काम करते हैं, उसी मटेरियल को, फॉर एग्जांपल पोटेशियम की बात करते हैं, बिकॉज दिस डेटा बिलोंग्स टू पोटेशियम, कि भाई अच्छा वो मटेरियल मैंने लिया पोटेशियम और एक्सपेरिमेंटली उसकी हीट कैपेसिटी मेजरमेंट्स करी और उस डेटा को फिट किया इस तरह से, इस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन, ओके। तो उस फिटिंग से मेरे पास एक स्लोप आएगा, एक इंटरसेप्ट आएगा। इफ आई लुक एट दैट इंटरसेप्ट, सो दैट इंटरसेप्ट इज रिलेटेड टू गामा, राइट, दैट इज इंडीड गामा। तो उसको हम बोल रहे हैं गामा ऑब्जर्व। तो जो किससे आया, एक्सपेरिमेंटली। अगर हमारी थ्योरी सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, अगर ये ठीक है तो होना क्या चाहिए, दोनों की रेशो क्या आनी चाहिए, गामा ऑब्जर्व्ड ओवर गामा फ्री कितनी होनी चाहिए रेशो, 1 होनी चाहिए, परफेक्ट। बट एक्सपेरिमेंटली, अच्छा चलो पहले एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं। दिस इज द टेबल, किटल में ना बहुत सारे पेजेस पे जगह जगह पीरियोडिक टेबल बने। हम सोचते थे, मतलब यूजुअली हम सोचते हैं एज ए स्टूडेंट कि पीरियोडिक टेबल बार बार क्यों बनाए हुए हैं ना, एक ही जगह पीरियोडिक टेबल बना देते, उसी से ही काम हो जाता। बट ये पीरियोडिक टेबल्स में अलग अलग तरह का डेटा दिखाया गया है, हर एक पीरियोडिक टेबल में अलग अलग तरह का डेटा दिखाने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंटल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट वैल्यू, ठीक है, ये गामा की बात कर रहा है मतलब वो। तो गामा जो है, अगर आप देखें यहां पे, तो गामा इन्होंने क्या किया है एक्चुअली, गामा ऑब्जर्व्ड इज टू गामा फ्री की रेशियोज दी हुई हैं इस पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये इसमें दिखाया हुआ देखो। अच्छा एक मिनट, ऑब्जर्व्ड गामा, सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू है ये वाली, ये है गामा ऑब्जर्व, मतलब जो एक्सपेरिमेंटली आता है,
पीरियोडिक टेबल में, जैसे एल्यूमिनियम के लिए व्हाट विल बी गामा ऑब्जर्व्ड, यूनिट्स भी दिए हुए इन्होंने इसी रेशियो में, इसी हिसाब से, ठीक है। और ये जो है ये है गामा कैलकुलेटेड, जो शेडेड ग्रे एरिया में है। सो दिस इज गामा कैलकुलेटेड है जो मैं आपको बताया। इसको आप, मैंने आपको, अरे यार वो मैं अपलोड करना भूल गया है ना, आपको मैंने एक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाला प्रोग्राम लिखने को दिया था, आपने लिख दिया होगा मुझे उम्मीद है, और आज ही मैं अभी जस्ट इस क्लास के बाद वो अपलोड कर दूंगा, मतलब असाइनमेंट लगा दूंगा, ताकि आप अपनी जो भी काम किया है उसको अपलोड कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं काम की बात। और काम की बात क्या है, देखो कि ये है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से। जो इस पीरियोडिक टेबल जो आपको मैं अभी क्यों मुझे असाइनमेंट का ध्यान आया, क्योंकि उसमें हम फेर्मी एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, तो फेर्मी एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो उसी प्रोग्राम में आप एक ऐड कर देना, क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला, कि भाई गामा भी निकाल सकते हो हम, क्योंकि के भी फिक्स है, ये फिक्स है, डीईएफ फेर्मी एनर्जी आ गई तो डेंसिटी ऑफ स्टेट एट फेर्मी एनर्जी आप निकाल सकते हो, तो वहां से गामा भी आ जाएगा। तो अपना गामा एज पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कितना होना चाहिए, वो भी आपका प्रोग्राम अगर दे देगा तो इन वैल्यूज को आप मैच करा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम ठीक वैल्यूज दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, एज पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो आना चाहिए। यहाँ कुछ कुछ जगहों पे ये वैल्यूज है नहीं दी हुई है ना, क्यों नहीं दी हुई है, क्योंकि ये जो है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बड़े अलग चीजें हैं, ये मेटल जो है दे आर नॉट वेल विद इन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तो मे बी दैट डजंट मेक सेंस टू पुट दोज थिंग्स लाइक दैट, बट हाँ फिर भी कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि अच्छा कितना आना चाहिए, क्या डिविएशन होना चाहिए। काम की बात पे आते हैं, तो ये जो नीचे वाला जो टेबल है, तीन रोज है हर एक सेल में पीरियोडिक टेबल के, सबसे ऊपर ऑब्जर्व्ड, बीच में कैलकुलेटेड, नीचे उनका रेशियो है, यू कैन चेक रेशियो कितना आना चाहिए। अब इन वैल्यूज को ध्यान से देखो, लिथियम के लिए बहुत ज्यादा है 2.18, बेरिलियम के लिए 0.34, कम है 1 से, आइडियली 1 होना चाहिए ना, पर देखिए बेरिलियम के लिए कम है पर लिथियम के लिए ज्यादा है। अच्छा, सोडियम के लिए ज्यादा है, मैग्नीशियम के लिए भी ज्यादा है, पोटेशियम के लिए ज्यादा है, कैल्शियम के लिए ज्यादा है ना, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम सबके लिए ज्यादा है, पर बेरिलियम में कुछ इंटरेस्टिंग है ना। तो क्या मतलब है इसका, इस पे भी बात करते हैं। ऐसा नहीं बेरिलियम ही है विशेष, देखने की कोशिश करते हैं। देखो गैलियम में भी कम है, राइट, जिंक में भी कम है, करेक्ट, और इंटरेस्टिंगली सिल्वर के लिए ये वैल्यू बिल्कुल 1 है। मतलब सिल्वर जो मेटल है, इट कैन बी सीन टू बी वेरी क्लोज टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी काइंड ऑफ बिहेवियर। सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के जितना ये वैल्यू 1 के पास होगी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को वो मेटल उतना ही अच्छे से सेटिस्फाई कर रही है, यही मतलब हुआ इसका। सिल्वर बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, सिल्वर को हम ये प्रॉब्लम है अबंडेंस की वजह से हम इसकी वायर्स नहीं बना सकते, वरना इट इज इवन वेरी गुड कंडक्टर, बेटर देन कॉपर, है ना। सिल्वर और गोल्ड काफी अच्छी मेटल्स मानते हैं। खैर काम की बात पे आते हैं, कैडमियम, देखो कैडमियम की लो होती है। तो ये डेटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि यूजुअली हम ये पन्ने पलट देते हैं, पीरियोडिक टेबल +2 से तो पढ़ते आ रहे हैं, क्यों देखना है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यही सब देखते हैं हम इसमें, और कुछ नहीं देखते, है ना। Try to see what authors have given here, and this has a very interesting physics here. यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फिजिक्स निकल के आता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलता है। What is that concept is कि भाई ऐसा डिविएशन होता क्यों है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है फिर कि अच्छा, ऑब्जर्व्ड जो गामा है, सोमरफील्ड कांस्टेंट, वो फ्री इलेक्ट्रॉन वैल्यू जो है कॉरस्पॉन्डिंग सोमरफील्ड कांस्टेंट की, उससे डिफरेंट क्यों है। और डिफरेंट भी छोड़ो, ये कहीं कहीं ज्यादा भी होता है, कहीं कहीं कम भी होता है ना। तो ऐसे बिहेवियर क्यों है, तो उसका रीजन हम देखते हैं इस इक्वेशन को। अगर हम देखते हैं ना ये डॉस वाली, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है गामा का, इसमें बाकी सब कुछ कांस्टेंट्स हैं, पाई फिक्स है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो फिक्स्ड है, ओनली वेरिंग क्वांटिटी इज डीईएफ जो बदल सकती है।
और इसमें भी अगर आप देखो इस फॉर्मूला में जाके तो वॉल्यूम फिक्स होगा किसी मतलब क्रिस्टल का स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए हम बात कर रहे हैं मान लो, क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट बात करी मान लिया मान लो 2 पाई फिक्स है, H क्रॉस फिक्स है। अब आप बोलोगे E, तो E की बजाय आ जाएगा EF, है ना, फेर्मी एनर्जी। और फेर्मी एनर्जी के एक्सप्रेशंस भी कहीं पीछे पीछे पड़े थे आपके पास। फेर्मी एनर्जी में भी कहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से एक सेकेंड यही देख लेते हैं ना। फेर्मी एनर्जी अगर आप देखते हैं यहां पे भी आपके पास EF में देखते हैं M आता है, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है M, ठीक है। EF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। और सॉरी, फेर्मी एनर्जी में जाओ तो N और V ये फिक्स होंगे पर्टिकुलर मेटल के लिए, भाई उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट वॉल्यूम में, वो जैसे आपने मेटल चूज करी वो फिक्स हो गया। तो फेर्मी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। इन प्रिंसिपल तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होना चाहिए, फिक्स ही होता है राइट, तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। पर हम कह रहे हैं अच्छा अब नंबर तो चेंज नहीं कर सकते आप इलेक्ट्रॉन्स का, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है मेटल का बहुत ज्यादा, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह बहुत निग्लिजिबल इफेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब भाई जो पैरामीटर जो रह गया जिसमें हम मान सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा होगा, ये जो गामा ऑब्जर्व्ड और गामा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो रेशियो है उसमें वो क्या होगा, तो EF जब मैं यहां पे पुट करूंगा, यू नो EF किसके बराबर था, EF was इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो 1/m मतलब m रेस टू द पावर -½ हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि e रेस टू द पावर ½ है, तो EF जो है वो 1/m होगा, तो m रेस टू पावर -½ हो जाना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और m रेस टू द पावर 3/2 एक इधर है, ये बैठा हुआ है यहां पे, इफ यू नोटिस दिस, सो m रेस टू द पावर 3/2 एंड इनटू m रेस टू द पावर -½ सो ये बचेगा m। मींस डेंसिटी ऑफ स्टेट एट फेर्मी लेवल is proportional to m, mass of electron. I hope I am able to convey this thing to you. समझ आ रहा है आपको? Is it clear? यस सर। अच्छा, तो ये जो है किस पे, कहीं ना कहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है हमारे पास, बाकी सारे तो फंडामेंटल कांस्टेंट्स ही ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू चेंज विद टेम्परेचर। अब m भी फिक्स होना चाहिए, पर m फिक्स होगा अगर तो क्या होना चाहिए फिर, तो ये रेशियो, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों की रेशियो जो है m ऑब्जर्व्ड एंड m फ्री, दोनों की रेशियो किसके बराबर होनी चाहिए, m:m, which should be 1, of course that's what is expected, m:m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो नहीं चेंज होना चाहिए टेम्परेचर के साथ, isn't it? तो बट यहां पे अगर एक्सपेरिमेंटली डिफर कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा होना चाहिए फिर भाई, और तो नंबर चेंज नहीं होने वाले हैं इसमें, सारा फिक्स्ड है माल, मतलब ओनली थिंग विच कुड बी चेंजिंग इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां तो गड़बड़ है फिर, डज इट मीन वी आर वायलेटिंग मास कंजर्वेशन? नो। सो व्हाट वी डू हियर इज, इस चीज को डिफाइन करने के लिए कि अच्छा ये गामा ऑब्जर्व्ड और गामा फ्री का जो रेशियो का डिफरेंस जो आता है, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक टर्म विच वी कॉल इफेक्टिव मास। इन जनरल हम इलेक्ट्रॉन के लिए एक नया मास असाइन करते हैं विच वी कॉल इफेक्टिव मास। अब ये थर्मल मेजरमेंट से जो आ रहा है मास, यहां से हम मेजरमेंट करेंगे तो हम बैक कैलकुलेशन करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मतलब है ना, इसी में बैक कैलकुलेशन करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उसको अगर थर्मल मेजरमेंट से निकाल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एम थर्मल, या इफेक्टिव मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स, थर्मल मेजरमेंट्स बोल सकते हो, है ना। तो ये जो रेशियो है इसका मतलब ये अलग हो सकती है। अब सवाल है कि अच्छा ये गामा इज प्रोपोर्शनल टू m, इस पे तो हमने बात कर लिया। अब सवाल है कि अच्छा ये होता क्यों है, क्यों मास चेंज कर सकता है ना।
चलो इससे पहले इसी पे ही बात करते हैं। मास क्यों चेंज कर सकता है? डिपार्चर फ्रॉम द यूनिटी, तीन डिफरेंट कारण हो सकते हैं उसके। तीनों में से कोई एक डोमिनेंट हो सकता है और कम हो सकते हैं, दो डोमिनेंट हो सकते हैं, तीनों ही डोमिनेंट हो सकते हैं, तीनों का सिग्निफिकेंस हो सकता है। पहला क्या कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी इंटरेक्ट नहीं करेगा कहीं से भी, बट एक्चुअली interaction of the conduction electrons is happening with the periodic potential of the crystal lattice, rigid crystal lattice। again rigid बोला यहां पे हमने, rigid मतलब static lattice approximation, कि भाई static lattice approximation ही रखते हैं चलो, और इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करते हैं कि इस तरह का कोई मान लीजिए पीरियोडिक पोटेंशियल है जिसमें उसको मूव करना होता है, पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए जो इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा इस पोटेंशियल में, उसको हम कहते हैं बैंड इफेक्टिव मास। एंड उसकी वजह से भी, या बैंड इफेक्टिव मास की वजह से, ये जो मेरा m होता है, m इफेक्टिव, वो m नॉट बोल देते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन मास से अलग होता है, ठीक है? इफेक्टिव मास बोलते हैं उसको हम, और mb बैंड इफेक्टिव मास भी बोलते हैं, कई बार mb से भी लिख देते हैं, ठीक है? तो वो ये एक कारण डिफरेंस का ये हो सकता है कि इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द पीरियोडिक स्टैटिक लैटिस और रिजिड लैटिस। एक चीज ध्यान में रखने वाली, बहुत ध्यान देने वाली है, मतलब अगर मैं बैंड स्ट्रक्चर किसी मटेरियल का कैलकुलेट करूं, देयर आर टेक्निक्स अवेलेबल, तो वहां से बैंड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, आइडियली तो बैंड स्ट्रक्चर E वर्सेस K क्या होना चाहिए? पैराबोला, पर वो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से, आइडियली नहीं। एज पर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दिस शुड बी h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m। तो h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m अगर हम देखें तो वो क्या होता है, ये अगर मैं पैराबोला लेता हूं तो इसका मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू k, ये E है मेरी, चलो इफेक्टिव मास डिफाइन कर लेते हैं अभी, है ना? ये मेरे पास EK है। EK यदि ये है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, है ना? EK किसके बराबर है? h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m। ये थोड़ा सा छोटा छोटा सा लिख पाया मैं, बट ओके फाइन। लेट मी टेक डेल E ओवर डेल k, वो कितना आएगा? h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m, m तो वेरी नहीं करेगा, अभी के लिए हम मान रहे हैं फिक्स है, ठीक है, इंटू 2 इंटू k, डेरिवेटिव भी लेना है ना विद रिस्पेक्ट टू k। अच्छा, अब हम लेते हैं डेल स्क्वायर E ओवर डेल k स्क्वायर ले लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो h स्क्वायर ओवर h क्रॉस स्क्वायर ओवर, ये सेम ही रहेगा, 2 भी ऐसे आ जाएगा आई थिंक, है ना? k का विद रिस्पेक्ट टू k 1 हो जाएगा, ये चला गया, 1 ही बचा यहाँ पे, ठीक है? तो यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं m स्टार, इसको मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव मास। m स्टार इज इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, h क्रॉस स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर E ओवर डेल k स्क्वायर, कुछ ये आना चाहिए। इज इट करेक्ट? यस सर। है ना? यस तो सर। भाई अगर मेरा डिस्पर्शन, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि अगर मेरा, मैं इसको मिटा देता हूं अभी, आई होप यू हैव नोटेड इट, मिटा दूं ये जो मैंने लिखा हाथ से? यस सर। ठीक है, इसका मतलब अगर E वर्सेस K पैराबोलिक है, तो यहां पे अगर मैं, ये कहीं पे भी लूं, मास अगर उससे कैलकुलेट करता हूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए? m नॉट, फ्री इलेक्ट्रॉन मास के बराबर आना चाहिए। बट प्रैक्टिकली जब आप कई मटेरियल्स के बैंड स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो कुछ तो ऐसे पैराबोला आते हैं, और पैराबोला का, सॉरी, पैराबोला का जो, अच्छा एक चीज इसमें नोटिस करने वाली, ध्यान से देखो आप, और थोड़ा ध्यान से इस पे देखो, देखने में ये बहुत सिंपल फार्मूला है, आप बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हो, आप लोग इस पे हम 1 घंटा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बट फिजिक्स या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहीं से बहुत सारे निकल के आते हैं। देखो फिर से मैं लिखता हूं इसको, EK इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m। इसका ये पार्ट देखो जरा ध्यान से, ये पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया, अगर मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखता हूं y इज इक्वल टू a x स्क्वायर, तो मतलब ये जो क्वांटिटी है a, ये क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए वैसे तो, उस पैराबोला की शेप
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर पे ध्यान दो। अब मैं थोड़ा प्लॉट बनाता हूँ, ये अपनी कॉपी पे नोट कर लो दोनों चीजें। अब देखो, एक पैराबोला मेरा ऐसा है, एक पैराबोला मेरा ऐसा है, थोड़ा वाइड है, एक पैराबोला और ज्यादा वाइड है। ये तीनों पैराबोलास को हम y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में फिट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा इनमें, a की वैल्यू अलग अलग होगी सभी के लिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, एनर्जी डिस्पर्शन जो इलेक्ट्रॉन के होते हैं, उसको देखूं अगर मैं, h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m इंटू के स्क्वायर के हिसाब से हर एक जो पैराबोला होगा E वर्सेस K का, उसका जो व्हाट यू कैन से दिस वन कर्वेचर फिक्स रहना चाहिए। और वो फिक्स किसकी वजह से, h क्रॉस तो फिक्स है, फंडामेंटल कांस्टेंट है, 2 भी फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करना चाहिए वो, करेक्ट। और इसका मतलब हर एक मटेरियल में सेम आना चाहिए, वो एक जैसा पैराबोला होना चाहिए। बट अगर आप बैंड स्ट्रक्चर देखते हो किसी मटेरियल का, तो आप उसमें देखेंगे कुछ बैंड्स ऐसे होते हैं, बड़े शार्प होते हैं। मैं आपको ना कल कोई बैंड स्ट्रक्चर्स बना के लाऊंगा, दिखाऊंगा, मेरे पास हैं कैलकुलेशंस। इस तरह से कई बैंड्स ऐसे होंगे, कई बैंड ज्यादा ही फ्लैट होते हैं, कई बहुत शार्प होते हैं, मतलब इस तरह के बैंड्स होते हैं डिफरेंट। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो मास है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट सेम, इट इज नॉट बिहेविंग सेम वे। और ये क्यों चेंज हुआ, दिस इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल ऑन डी ई वर्सेस के। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स उपलब्ध हैं जिसमें हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आगे भी बढ़ सकते हैं, और बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस रिजिड क्रिस्टल अप्रोक्सीमेशन, जैसे क्रॉनिंग पेनी मॉडल, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं और बहुत रिफाइंड मेथड्स हैं। मतलब उसमें हम एटम्स को वाइब्रेट करते हुए नहीं एज्यूम करेंगे, हम मानेंगे एटम्स फिक्स्ड हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर उस पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है, उस केस में उसका बैंड स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस बैंड स्ट्रक्चर्स के जो बैंड्स हैं, पैराबोलाज हैं, उनों से हम एक मास कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसको हम MB भी बोलते हैं, बैंड इफेक्टिव मास या जनरली इफेक्टिव मास, जो किसके बराबर होना चाहिए, h क्रॉस स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर E ओवर डेल के स्क्वायर। मतलब E वर्सेस K मान लो मैंने कहीं से न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर दिया, किसी भी मेथड ने मुझे E वर्सेस K दे दिया, तो मैं वहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू K ले लूंगा, और उसको लेके फिर मैं m स्टार निकाल सकता हूं, रेज टू द पावर -1, जो भी आना चाहिए। उस मास को हम क्या बोलते हैं, बैंड इफेक्टिव मास या इफेक्टिव मास। तो ये जो डिविएशन हो सकता है, जो एक्सपेरिमेंटली हमें डिविएशन मिल रहा है गामा थर्मल ओवर गामा फ्री का, उसके पीछे का एक कारण क्या हो सकता है कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम वो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पीरियोडिक पोटेंशियल निग्लेक्ट कर रहे हैं, उससे कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा। तो वन रीजन फॉर दिस डिविएशन मे बी दिस वन, बट दैट्स नॉट द होल स्टोरी। बैंड इफेक्टिव मास के अलावा दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है, एक सेकेंड ना, लेट मी क्लियर दिस इंक फ्रॉम हियर। हाँ, उसके अलावा दूसरा हो सकता है इंटरेक्शन ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विद फोनॉन्स। क्यों, क्योंकि जब मैंने बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया तो मैंने एटम्स को स्टैटिक माना, स्टैटिक लैटिस अप्रोक्सीमेशन। देखने में ये ना किटल में 4 लाइनें हैं, ये फटाफट पढ़ा के मैं आगे निकल सकता हूं, है ना, बट इसको थोड़ा ध्यान से और कंसेप्चुअली आपको देखना है, तो यू हैव टू सिट एंड इन्वेस्ट टाइम। इसलिए जब किताब पढ़ने भी बैठते हो तो ये ना सोचें कि एक ही पेज पढ़ना है, कभी कभी आप आधे पेज को पढ़ने में भी 2 घंटे लगा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो पढ़ने की क्षमता नहीं रखते हो, बट जो आप पढ़ रहे हो उसको डिफरेंट डायमेंशन में आप देखने की कोशिश करते हो। सो मतलब जब भी आप अच्छा थॉट प्रोसेस करते हो किसी चीज के ऊपर, तो लर्निंग ज्यादा होती है। इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, बट देन यस, दैट्स एक्चुअली एक्चुअल वे ऑफ डूइंग साइंस। तो दूसरी चीज क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट, कि भाई कंडक्शन, हमने स्टैटिक लैटिस अप्रोक्सीमेशन लगाई तो बैंड स्ट्रक्चर आया, उससे
जो मास है इलेक्ट्रॉन का थोड़ा चेंज हो सकता है, विच वी आर कॉलिंग बैंड इफेक्टिव मास। बट जो इफेक्टिव मास आया है वो भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब हम बैंड इफेक्टिव मास कैलकुलेट कर रहे थे या बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें हमने एटम्स को फिक्स माना था अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे। उससे हमारा लाइफ थोड़ा मैथमेटिकली सिंपल हो गया, ताकि क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्ट कर रहा है एटॉमिक लैटिस के साथ, उसको एक पीरियोडिक पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सके, इसलिए वो आसान हो गई हमारी लाइफ। बट उसमें हमने कुछ चीज इग्नोर करी। क्या इग्नोर करी होगी? एटॉमिक वाइब्रेशंस। तो अगर बैंड मतलब अगर हम यही ले लें रेशो ऑफ एम इफेक्टिव इज टू एम नॉट या एम फ्री इलेक्ट्रॉन मास, वो भी चीज समटाइम्स इट इज नॉट इक्वल टू गामा थर्मल ओवर गामा फ्री बोल देते हैं इसको, है ना, ये गामा ऑब्जर्व्ड ओवर गामा फ्री, ये जो रेशो की बात कर रहा हूं मैं, है ना, कहां गया ये, इस रेशो की बात जो कर रहा हूं। सो गामा ऑब्जर्व्ड और गामा फ्री, ये वाला भी काफी नहीं होता है कई बारी, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज समटाइम्स इज आल्सो नॉट इक्वल टू दिस। फिर आप बोलोगे अच्छा अरे यार इलेक्ट्रॉन्स की फ्री इलेक्ट्रॉन से तो आगे हैं हम, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड पीरियोडिक पोटेंशियल, फिर भी ये मैच नहीं कर रहा है। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है इसके लिए? इंटरेक्शन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विद फोनोन। तो कुछ मटेरियल में जिनमें इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, उनमें यह भी संभव है कि ये नंबर फिर से ये वैल्यू जो है वो डिफर करे। तीसरा चीज क्या हो सकता है? इंटरेक्शन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन देमसेल्फ, ये भी तो संभव है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। आप बोलोगे अच्छा मैंने इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन भी निकाल ली, गामा वो भी निकाल लिया फोनोन वाला इंटरेक्शन की वजह से, फिर भी नहीं मैच कर रहा है। तो तीसरा किसकी वजह से हो सकता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होने की वजह से भी डिविएशन हो सकता है। तो ये तीन मेजर कारण हैं। इन केस यू हैव ए थ्योरी विच कैन वर्क आउट वेरी वेल फॉर दीज थ्री टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, तो आपका ये गामा ऑब्जर्व्ड इज टू गामा फ्री की जो रेशो है एक्चुअल, वो मैच कर सकती है ना। समझ आया क्या बोला? इज इट क्लियर? यस सर। और कुछ मटेरियल्स, यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी फर्मियंस। तो कुछ मटेरियल्स में, मैंने आपको वो टेबल दिखाया था ना, पीरियोडिक टेबल, उसमें गामा रेशो की वैल्यू की बात कर रहे थे हम। तो सेवरल मेटेलिक कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड दैट हैव एनॉर्मस वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस रेशो, और कभी कभी वो 2 to 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हायर भी हो सकती है, टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 टाइम्स हायर। मतलब ये गामा ऑब्जर्व्ड इज टू गामा फ्री 1000 टाइम्स हायर भी हो सकते हैं, 1000 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? हेवी फर्मियंस। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे क्या है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है, या इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं एज इफ दे हैव ए वेरी वेरी हाई मास, है ना। मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा? हैवी फर्मियंस होंगे तो क्या होगा उस केस में? एक्सपेरिमेंटली मानो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएंगे तो एक तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, उनमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी ना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। मतलब अरे सॉरी, एक्सेलरेशन, वो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इफ दिस मास इज वेरी वेरी लार्ज तो क्या होगा? फोर्स तो क्या है? E इंटू ई फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन बड़ा कम होगा, एक्सेलरेशन बड़ा कम होगा तो मेरी जो वेलोसिटी आएगी, उनकी जो वेलोसिटी आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोल सकते हैं, वो कम रहेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम रहेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी हाई होगी। तो हैवी फर्मियन सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हाई रेजिस्टिविटी। तो ये हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इट्स नॉट कि हर एक मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी वो हैवी फर्मियन ही होगा, और भी बहुत फीचर्स देखने को मिलेंगे, हीट कैपेसिटी में आपको देखने को मिलेगा, है ना। बट हाँ, इंपॉर्टेंट चीज कि भाई बहुत सारे मटेरियल में ये इफेक्टिव मास बहुत ज्यादा हो सकता है, और अक्सर किसमें ये पाया गया ज्यादा? एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें, या डी इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ कुछ केसेस में ये पाया जाता है।
क्यों? क्योंकि F इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन यूजुअली बहुत सही होती है उसमें। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन F ऑर्बिटल्स या D ऑर्बिटल्स, तो उसकी वजह से ये तीसरा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। ये कुछ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स होते हैं जिनमें की इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है, उस केस में भी आपका ये जो गामा का रेशो, ये जो गामा ऑब्जर्व्ड इज टू गामा फ्री काफी ज्यादा होगा। तो अगर ये रेशियो ज्यादा है, मतलब जस्ट बाय मेजरिंग स्पेसिफिक हीट आप मटेरियल के बारे में बड़ा कुछ बता सकते हो। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से, अपना छोटा सा प्रोग्राम जो आपने लिखा था वहीं से ही। और मान लो आपको किसी ने स्पेसिफिक हीट का डेटा दिया, स्पेसिफिक हीट का डेटा दिया, आप सबसे पहले काम करो ये देखो कि गामा ऑब्जर्व्ड इज टू गामा फ्री कितना आ रहा है। अगर किसी मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा आ रहा है, दिस मीन्स दैट मटेरियल इज होल्डिंग अ रिच फिजिक्स, उसके अंदर बहुत कुछ फिजिक्स हो रही है बड़ी ही डिफरेंट तरह की, और इनमें से कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें से कोई चीज बहुत डोमिनेंट होती है तो वो मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी फॉर एग्जांपल इज वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। जैसे ये जो आपके हैवी फर्मियन सिस्टम्स होते हैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी इनमें से काफी सारे मटेरियल डिस्प्ले करते हैं। तो एक छोटे सी मेजरमेंट से आप बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज जो है वो देख सकते हो उस मटेरियल के बारे में। इज दिस क्लियर? सर Yes, sir. आज का समरी हो गई, आपने ध्यान दिया। सो फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फटाफट जरा अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में छोड़ दो, और कोई सवाल होगा तो वो आप मुझे छोड़ देना। वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप दिस वाज अ यूजफुल क्लास, यस because सर। here, although this was just a half page material in Kittel, yeah, one page material hai, but then the concepts which this material is holding are really very important in condensed matter physics, और बहुत सारी चीजों से ये रिलेट होंगे आगे। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें दोबारा जाके भी, और कोई और क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप कल की कक्षा में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। Okay, that's all. Have a nice time. Bye.